मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे +2 क्लास का बिजनेस स्टडी और टॉपिक रहेगा हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल क्या कौन कौन से होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल थे हमने 2 प्रकार के बताए थे। पहला हमारा प्रबंधकीय और दूसरा अप्रबंधकीय, इनके मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल। अब देखिए, मैनेजरियल में हमने कौन कौन से बताए थे, टॉप लेवल के, मिडिल लेवल के और लोअर लेवल के। ठीक है, टॉप लेवल के हमारे ये टॉप लेवल के, मिडिल के और लोअर के तीनों आएंगे हमारे मैनेजरियल में। और जो हमारा प्लेटफॉर्म एरिया है इसमें जो श्रमिक आते हैं वो आते हैं हमारे नॉन मैनेजरियल मैनेजमेंट में। क्योंकि जो हमारे श्रमिक हमारे होते हैं उनके पास अधिकार नहीं होते तो इसलिए उसको अप्रबंधकीय सदस्य कहा जाता है। और इनके पास तीनों स्तर के जो अधिकारी हैं उनके पास अधिकार होते हैं, इसलिए इनको प्रबंधकीय, क्योंकि प्रबंध के जो अधिकार होते हैं वो इन्हीं के पास होते हैं। जैसे जैसे ये ग्रिड नीचे की ओर आता है वैसे वैसे इनके अधिकारों की संख्या कम होती चली जाती है। और जो ये हमारा प्लेटफॉर्म एरिया होता है जहाँ पे श्रमिक काम करते हैं वहाँ पे अधिकार बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अभी हमने इनके बारे में जाना। जो हमारे प्रबंधकीय और अप्रबंधकीय सदस्य होते हैं वो है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। अब हम जानेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो प्रबंध के स्तर कौन कौन से हैं। ये हमने 3 टाइप के बताए थे। पहला हमारा उच्च स्तरीय, दूसरा हमारा मध्य स्तरीय और तीसरा हमारा निम्न स्तरीय। ठीक है, यानी कि 3 लेवल है हमारे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अब हम करेंगे हमारा टॉप लेवल के बारे में। टॉप लेवल हमारा होता है जो उच्च स्तरीय, जो हमारे प्रबंध के अधिकार इसमें होते हैं। इसमें कौन कौन से व्यक्ति आएंगे, इसमें आएंगे एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और जनरल मैनेजर इनके जो हमारे सामान्य प्रबंधक हैं, और प्रेसिडेंट इसमें ये वाले आएंगे। इसमें का जो हमारे प्रबंध करने वाला व्यक्ति एक भी हो सकता है और अनेक व्यक्तियों का समूह, इनकी कार्यकारी समिति भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो जो टॉप लेवल है उसके जो हमारे फंक्शन कौन कौन से हैं, क्या हमारे फंक्शन कौन कौन से हैं। फर्स्ट फंक्शन है इनका डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्ट। डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्ट का मतलब है उद्देश्य निर्धारित करना। उद्देश्य देखो प्रत्येक संस्था का अलग अलग होता है, चाहे वो कोई भी संस्था है। ठीक है, किसी संस्था का उद्देश्य होता है लाभ को ज़्यादा बढ़ाना, इनके प्रॉफिट इंक्रीज करना, और किसी संस्था का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सेल को इंक्रीज करना। ये अपने संस्था के हिसाब से होता है। अब देखो डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक संस्था का उद्देश्य है कि 25% से सेल इंक्रीज करना है। ठीक है, क्या करनी है, इंक्रीज सेल, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, या फिर ऐसे कह दें कि इस ईयर हमने 2000 करोड़ के पार हमने बिक्री को लेकर जाना है, तो ये भी संस्था का एक मुख्य उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा दूसरा डिटरमाइनिंग पॉलिसी। डिटरमाइनिंग पॉलिसी में क्या आएगा, नीतियाँ निर्धारित की जाएगी। देखो, जब हम ऑब्जेक्ट निर्धारित करते हैं तो उसको वास्तविकता में बदलने के लिए अनेक प्रकार की नीतियाँ बनानी पड़ती हैं, और प्रत्येक संस्था के लिए अलग अलग नीतियाँ बनाई जा सकती हैं। जैसे किसी संस्था के लिए एक नीति हो सकती है कि जो हमारी सेल है वो केवल कैश बेस पे होगी, और किसी दूसरी संस्था का जो पॉलिसी है वो हो सकती है कि कैश और एक्रूवल बेस दोनों हो सकता है, यानी कि कैश और क्रेडिट, उधार और नगद दोनों प्रकार की बिक्री की जाएगी। तो प्रत्येक संस्था की पॉलिसी अलग अलग होती है। यानी उद्देश्य के बाद हम क्या करते हैं, पॉलिसी डिटरमाइन करते हैं। तीसरा हमारा क्या है, डिटरमाइनिंग एक्टिविटी। तीसरा क्या है, डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज का मतलब है कि देखो, जब हम ऑब्जेक्टिव निर्धारित करते हैं उसके लिए नीतियाँ बनाते हैं। नीतियाँ निर्धारित करने के बाद हमें अनेक प्रकार की एक्टिविटीज करनी पड़ती है, और वो एक्टिविटीज किस प्रकार की है, परचेज करेंगे या सेल करेंगे या प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, या फिर किसी प्रकार की जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ये अनेक प्रकार की क्या है, एक्टिविटी है। ठीक है, क्योंकि उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई रॉ मटेरियल है वो खरीदना भी पड़ेगा, यानी परचेज भी करना पड़ेगा। फिर उसको क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन के बाद सेल करेंगे, क्योंकि सेल
इंक्रीज कब कर सकते हैं? जब हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और प्रोडक्शन इंक्रीज करने के बाद जब हमारा वो फिनिश गुड्स हो जाता है, इनके तैयार माल हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अनेक प्रकार की एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे या फिर उसकी कोई प्रमोशन वगैरह करेंगे, या फिर हमारे जो प्रोडक्शन की प्रमोशन भी कर सकते हैं, यानी कि एक के साथ एक फ्री जैसे देते हैं, इस प्रकार की या कोई छूट देते हैं, तो इसकी क्या करते हैं, प्रमोशन भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की अनेकों एक्टिविटीज हम क्या करते हैं, संस्था के अंदर करते हैं, ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकें। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने 4th पॉइंट हम करेंगे असेंबलिंग रिसोर्स। असेंबलिंग रिसोर्स, इसका मतलब है संसाधन जुटाना। जब हमने ऑब्जेक्ट निर्धारित कर दिया, उसके लिए पॉलिसी बना दी, एक्टिविटी अनेकों कर ली, तो इस एक्टिविटी को यानी कि इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हमें रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है, साधनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। क्योंकि कोई भी कार्य होता है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास मैन भी होनी चाहिए, मनी भी होनी चाहिए, मटेरियल भी होना चाहिए। कौन कौन से? मैन, मनी और मटेरियल। इन सब के साथ हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो जब भी हमारे पास उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की भी आवश्यकता पड़ती है, मनी की भी आवश्यकता पड़ती है और मटेरियल की आवश्यकता भी पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने 4 इसके फंक्शन किए हैं। पहला डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्ट, दूसरा है डिटरमाइनिंग पॉलिसी और तीसरा है डिटरमाइनिंग एक्टिविटी। और अच्छा, तो बच्चों हमने 4 पॉइंट्स किए थे। उसका जो 5th पॉइंट है कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, यानी कि जो हमारा कार्य हमने किया है उसकी लगातार निगरानी करना भी इसमें इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो कार्य होता है। क्योंकि जब हम कार्य करते हैं उसकी लगातार, जब कोई कर्मचारी कार्य करते हैं तो उसकी लगातार निगरानी करनी पड़ती है, देख रेख करनी पड़ती है। और ये देख रेख का कार्य कौन करता है? ये मध्यस्थीय प्रबंधक करते हैं, ये डिपार्टमेंटल मैनेजर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें भी उनका जो किया गया कार्य जो हमने मध्यस्थीय प्रबंधकों द्वारा कराया गया था, उसकी भी निगरानी कौन करता है? वो हमारे टॉप लेवल के अधिकारी करते हैं, ठीक है। उसके बाद है अप्रूविंग बजट। देखिए, बजट हमारी संस्था का जो मुख्य आधार होता है और उसको अप्रूव कौन करता है? उसको भी अप्रूव हमारे टॉप लेवल के अधिकारी करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे किसके, टॉप लेवल मैनेजर के, इसके मैनेजमेंट के कार्य। अभी हम करते हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट। इसके बारे में जानेंगे। मिडल लेवल मैनेजमेंट यानी मध्यस्थीय प्रबंधक। अब देखो, मध्यस्थीय प्रबंधक में कौन कौन आएंगे? डिपार्टमेंटल मैनेजर आ जाएंगे, विभागीय प्रबंधक, और डिप्टी मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, और ऑपरेशनल या फिर फंक्शनल मैनेजर, ठीक है। इनके कार्यात्मक हमारे जो अधिकारी है और विभागीय प्रबंधक है, वो सभी हमारे किसके अंदर आएंगे? वो हमारे मिडल लेवल में आएंगे, ठीक है। अब हम करते हैं इनके फंक्शन, ठीक है। क्या करते हैं? हम इनके फंक्शन करेंगे। अच्छा, तो बच्चों देखो, जो अभी हमने किया था टॉप लेवल के जो फंक्शन थे, अभी हमने करने हैं मिडिल लेवल के फंक्शन क्या क्या है। यानी कि मध्यस्थीय जो हमारे प्रबंधक हैं वो किसके नीचे काम करते हैं? हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे कार्य करते हैं, क्योंकि ये इनके सबॉर्डिनेट होते हैं, ठीक है। अब इनका भी कुछ न कुछ दायित्व बनता है, इनके भी कुछ न कुछ फंक्शन होते हैं। पहला जो इनका फंक्शन है इंटरप्रिटिंग पॉलिसीज। देखिए, पॉलिसी निर्धारित तो करते हैं टॉप लेवल के, लेकिन इनकी व्याख्या कौन करता है? जो अपने अधीनस्थ होते हैं उनको बताता कौन है? ये बताता है हमारा मिडल लेवल के, ठीक है। इनके मिडल लेवल के जो प्रबंधक हैं वो नीतियों की व्याख्या करते हैं, ठीक है। यानी कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा, तो किस प्रकार ये कार्य करना है और क्या क्या हमारी नीतियां रहेगी और किस प्रकार ये नीतियां कार्य करेगी, ये कार्य बताएंगे मिडिल लेवल के प्रबंधक, ठीक है। उसके बाद है प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। सेटअप तैयार कौन करेगा? संस्था का जो सेटअप तैयार करेगा वो करेगा मिडिल लेवल का अधिकारी। कौन तैयार करेगा सेटअप? मिडिल लेवल के अधिकारी इसका सेटअप तैयार करेंगे। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल लिया कि अगर हमारी जो बिक्री है वो केवल दिल्ली में ही की जाएगी और दिल्ली में हम जब सेल करेंगे और वो दिल्ली 4 जोन में बांट दी जाएगी और प्रत्येक जोन में काम करने वाले जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हमारे 4 रहेंगे। तो ये क्या हो गया? उन्होंने सेटअप तैयार कर दिया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार उन्होंने कर दिया। और ये स्ट्रक्चर तैयार करने का कार्य कौन करता है? ये हमारा मिडिल लेवल का जो मैनेजर है वो हमारा ये स्ट्रक्चर तैयार करने का कार्य करता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा कौन करता है? टॉप लेवल का, और जो पॉलिसी निर्धारित करता है वो भी हमारा
हमारा टॉप लेवल का, और जब उन पॉलिसियों की व्याख्या करने की बात आती है वो करेगा हमारा मिडिल लेवल का। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज। देखिए किसी भी संस्था में हम ऑब्जेक्टिव तो निर्धारित करते हैं, लेकिन उसको अचीव करने के लिए हमें लंबी प्रोसेस करनी पड़ती है, क्योंकि बिना किसी ह्यूमन रिलेशन के या बिना किसी ह्यूमन बीइंग के हम अपने ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि कार्य कौन करता है, ह्यूमन बीइंग ही करता है। तो इसीलिए उन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है ताकि हम अपने कार्य को सुचारू रूप से चला सकें और अपने उद्देश्य को अचीव कर सकें। ठीक है, उसके बाद कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया जाता है संस्था में, क्योंकि जब सेटअप तैयार हो जाता है तो उसमें जो अधिकारी काम करेंगे जोन के हिसाब से, तो या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव हमने लगाना है वो हम करेंगे। कौन करेगा ये कार्य, मिडिल लेवल का अधिकारी। उसके बाद हम करेंगे इशूइंग इंस्ट्रक्शन। देखो जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या सीईओ है या कोई हमारा प्रेसिडेंट है, वो हमारे जो सारे इंस्ट्रक्शन देगा हमारे डिपार्टमेंटल को, और जो कर्मचारी या सबॉर्डिनेट या फोरमैन को जो इंस्ट्रक्शन देगा वो हमारा विभागीय प्रबंधक देगा अपने अपने विभाग के आधार पर। जैसे हमारा जो सेल डिपार्टमेंट है तो सेल डिपार्टमेंट मैनेजर उसको क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, या फिर कोई और जैसे हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन मैनेजर ही उसको इंस्ट्रक्शन देगा। तो ये मिडिल लेवल पर ही कार्य किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन का कार्य हमारा निर्देश करना होता है। आगे है मोटिवेट एम्प्लॉयज। जब तक कर्मचारी को मोटिवेट नहीं किया जाएगा, उसके कार्यों की प्रशंसा नहीं की जाएगी या उसको कार्य करने का कोई बेस नहीं दिया जाएगा, तब तक वो कार्य अच्छे से नहीं करेगा। अगर किसी व्यक्ति के सामने उसका एम होता है और उस एम को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, हर संभव प्रयास करेगा, और जैसे बीच बीच में अगर उन कर्मचारियों को मोटिवेट किया जाए, अभिप्रेरित किया जाए या कोई ऐसा उनको प्रलोभन दिया जाए, तो वो क्या करेंगे, उसको जो कार्य उनको दिया गया है वो उसको अच्छे से करेंगे। उसके बाद है हमारा क्रिएटिव कोऑपरेशन। ठीक है, क्रिएटिव कोऑपरेशन का मतलब है ये सहयोग की भावना यानी कि समन्वय भी स्थापित करते हैं। समन्वय का मतलब होता है तालमेल करना। देखो सभी विभागों में तालमेल होना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे हमने निर्धारित किया कि हमने 1000 जो हमने मार्कर तैयार करने हैं, तो ये कार्य कौन करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर। इसके लिए जो रॉ मटेरियल खरीदना है वो कौन करेगा, हमारा परचेज मैनेजर। ठीक है, उसके बाद जब फिनिश हो जाता है उसको बेचने का कार्य करेगा सेल मैनेजर। ठीक है, उसके बाद जो इसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी उसको जो तैयार करेगा या बजट जो तैयार करेगा वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट इनमें हो जाते हैं, और सभी डिपार्टमेंट में तालमेल करने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, हमारा डिपार्टमेंटल मैनेजर। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्थापित कौन करेगा, हमारा डिपार्टमेंटल मैनेजर। तो प्यारे बच्चों अभी हमने इसके जो फंक्शंस किए हैं इसको आप ध्यान से एक बार करेंगे। उसके बाद हम करते हैं लोअर लेवल का जो मैनेजर होता है। अभी हमने किया टॉप लेवल मैनेजमेंट और दूसरा हमने किया मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, इन दोनों के फंक्शंस भी हमने किए हैं कि उनके पास कौन कौन से अधिकार रहेंगे और कौन कौन से अधिकार हमारे मिडिल लेवल के मैनेजर्स के पास रहेंगे। अब थर्ड पे हमारा जो आता है वो है हमारा लोअर लेवल का जो मैनेजमेंट है, यानी कि निम्न स्तरीय प्रबंधक। निम्न स्तरीय प्रबंधक में हमारे केवल ये आएंगे सुपरवाइजर और फोरमैन। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंटल मैनेजर और डिप्टी मैनेजर या फिर ऑपरेशनल या फंक्शनल मैनेजर जो हमारे होते हैं वो हमारे जो अधिकार हैं उनकी सहायता से जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो सुपरवाइजर और फोरमैन को देते हैं। और सुपरवाइजर और फोरमैन जो हमारे होते हैं वो हमारे कार्यस्थल पर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। ठीक है, और कार्यस्थल पर जो काम करते हैं उनकी देखरेख सुपरवाइजर यानी कि सुपरविजन जो करते हैं ये फोरमैन हमारे करते हैं। ठीक है, क्योंकि निम्न स्तर के प्रबंधक जो होते हैं उनका कर्मचारियों से, काम पर लगे व्यक्तियों से सीधा संबंध होता है, तो उनकी जो पीड़ा होती है, उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान कुछ का तो स्वयं कर देते हैं और कुछ का उनसे नहीं हो पाता तो उनको आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम करेंगे निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं, इनके जो प्रबंधक हैं उनके कार्य कौन कौन से होंगे, उनके फंक्शंस कौन कौन से होंगे। फर्स्ट इन्होंने कहा कि सबमिटिंग वर्क्स ग्रेवियर्स, ये यानी कि जो श्रमिकों की पीड़ा है उनको प्रेषित करना। अभी जैसे कि हमने बताया है कि इनका कर्मचारियों से सीधा संबंध होता है, जो साइट पे जाके काम करते हैं उन व्यक्तियों से इनका सीधा संबंध होता है। और जब किसी व्यक्ति का संबंध अच्छा होता है या उनके पास का होता है तो जो पीड़ाएं होती है, जो समस्याएं होती है वो किसको बताते हैं, लोअर लेवल के जो प्रबंधक होते हैं उनको वो बताते हैं।
ठीक है। अगर जो समस्या ऐसी होती है जिनको वो स्वयं निपटा सकते हैं तो उनका समाधान तो वो कर देते हैं, और जिनका समाधान उनसे नहीं होता तो उसको आगे ट्रांसफर करते हैं किसके पास, मिडिल लेवल के जो मैनेजर होते हैं, मिडिल लेवल के जो मैनेजर इसमें होते हैं उन्हीं को ट्रांसफर इसको किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है दूसरा उन्होंने बताया कि एंश्योर सेफ्टी ऑफ मैनेजमेंट। सेफ्टी का मतलब है कि सुरक्षा करना किसकी, मैनेजर्स की, यानी कि जो कार्य करते हैं वो कर्मचारी श्रमिक जो साइट पे जाके काम करते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं ताकि अचानक कोई दुर्घटना ना हो, यानी कि इस तरह का वातावरण तैयार करते हैं कि अचानक होने वाली दुर्घटना से वो बच सके। और ये जो सुरक्षा का कार्य करते हैं ये हमारे जो लोअर लेवल के जो अधिकारी होते हैं वही करते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट का मतलब है कि उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना, प्रदान करना, यानी कि उसकी जो सुरक्षा है या बिजली की, पानी की या कोई और व्यवस्था है उनके खाने पीने की, रहने की, तो ये सारी व्यवस्था एक प्रॉपर एनवायरनमेंट हो जहाँ पे शोर वगैरह ज़्यादा न हो, शांति हो, और उनका काम करने का जो तरीका है वो अच्छे से उनको प्रॉपर तरीके से उनको बताया जाए। तो ये सारी चीज़ें किसमें की जाती है, इसमें लोअर लेवल में की जाती है। और ये कार्यकर्ता कौन है, लोअर लेवल का यानी निम्न स्तरीय प्रबंधक। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हेल्प मिडल लेवल मैनेजमेंट। जो मिडल लेवल के जो मैनेजमेंट है इनकी सहायता भी ये करते हैं। सहायता किस प्रकार करते हैं कि जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनके जो सुझाव लेता है, उनकी जो समस्याएं लेता है, या फिर एक जो डिसीजन उनका होता है वो उनको मिडल लेवल को बताता है। ठीक है। उसके बाद है ये इनवाइटिंग सजेशन। सजेशन का मतलब सुझाव को भी आमंत्रित करता है। कई बार क्या होता है कि कोई डिसीजन लेना होता है लेकिन टॉप लेवल का जो अधिकारी है या जो उच्च स्तरीय प्रबंधक है या मध्य स्तरीय प्रबंधक है वो कई बार ऐसे होता है कि वो डिसीजन नहीं ले पाता है, तो वो चाहता है कि उस डिसीजन को फेयर किया जाए, तो वो डिसीजन लेने से पहले क्या करता है, सुझाव आमंत्रित करता है। और सुझाव किससे लेता है, अपने श्रमिकों से भी लेता है, अपने डिपार्टमेंटल मैनेजर से भी लेता है, और एक निश्चित विचार विमर्श करने के बाद वो क्या करता है, एक अंतिम फैसले पर पहुंचता है। अब सबसे पहले वो लेता है कि अपने श्रमिकों से। श्रमिकों से कौन लेता है, लोअर लेवल का मैनेजमेंट। ठीक है। उसके बाद ये किसको ट्रांसफर करेगा, मिडिल लेवल के अधिकारी को, और उसके बाद टॉप लेवल के अधिकारी को, उसके बाद ही हम फाइनल डिसीजन लेते हैं। ठीक है। आगे है हमारा क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप। बेटर ह्यूमन रिलेशनशिप का मतलब है कि आपसी संबंध भी अच्छे स्थापित करता है ताकि कार्यस्थल पे कोई भी टकराव न हो। ठीक है। अगर कोई टकराव हो जाता है तो उसको टालने में हमारी सहायता करते हैं, कौन करते हैं, लोअर लेवल के जो प्रबंधक होते हैं। लास्ट में हमारा आता है प्लेटफॉर्म एरिया। प्लेटफॉर्म एरिया पे केवल काम करता है श्रमिक, इससे नीचे कोई काम नहीं करता क्योंकि यहाँ पे सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, और ये है हमारा अप्रबंधकीय सदस्य। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट किया है, इसको आप ध्यान से करें। धन्यवाद।